वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। इससे पहले हमने थायराइड ग्रंथि के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था और उसमें ध्यान दीजिए जो थायराइड ग्रंथि होती हैं वह ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो थायराइड ग्रंथि होती हैं वह हमारी जो श्वास नली होती है, श्वास नली के अधर एवं पश्च भाग से जुड़ी हुई एच आकार की ग्रंथि होती है। उस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस प्रकार के एच आकार की ग्रंथि होगी उस ग्रंथि को हम थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। तो ये थायराइड ग्रंथि इस प्रकार से उपस्थित होती है जो कि श्वास नली के पार्श्व में उपस्थित होती हैं। इस जो थायराइड ग्रंथि होती है उसी थायराइड ग्रंथि के अंदर कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है, पैराथायराइड ग्रंथि उपस्थित होती हैं। तो ध्यान दीजिए पैराथायराइड ग्रंथि होती है वह थायराइड ग्रंथि की प्रत्येक पाली में एक जोड़ी उपस्थित होती हैं। तो थायराइड ग्रंथि की प्रत्येक पाली में एक जोड़ी होती हैं। प्रत्येक पाली में कितनी जोड़ी होती हैं, तो प्रत्येक पाली में एक जोड़ी होती हैं, अर्थात कुल संख्या कितनी हो जाएगी, एक जोड़ी एक पाली में, दूसरी जो जोड़ी एक पाली में, कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या होती है वह 4 होती हैं। तो इनकी कुल संख्या होगी वह कितनी होती है, 4 होती हैं। मनुष्य के अंदर इनकी कुल संख्या कितनी होगी, पैराथायराइड ग्रंथि की 4 होती हैं। कहाँ पर उपस्थित होती हैं, तो आप ध्यान दीजिए थायराइड ग्रंथि की प्रत्येक पाली में उपस्थित होती हैं। जो थायराइड ग्रंथि के संयोजी ऊतक होते हैं उन संयोजी ऊतकों के बीच में उपस्थित होती है, उस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पैराथायराइड ग्रंथि कहा जाता है। तो ये स्थिति ध्यान रखनी है, किसकी, पैराथायराइड ग्रंथि की स्थिति कहाँ होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, यह थायराइड ग्रंथि की प्रत्येक पाली में एक जोड़ी उपस्थित होती हैं, अर्थात इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती हैं। ये संयोजी ऊतकों से निर्मित होती है जो कि जो थायराइड ग्रंथि उसके मध्य उपस्थित होती हैं। पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इनके द्वारा स्रावित हार्मोन होता है, उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, पैराथार्मोन कहा जाता है। तो इस ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है जिस हार्मोन को हम क्या कहेंगे, पैराथार्मोन कहा जाता है। तो इस ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उस स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं, पैराथार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन के क्या क्या कार्य है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन होते हैं वो कौन सा होता है, पैराथार्मोन हार्मोन। इस पैराथार्मोन हार्मोन को एक अन्य नाम देते हैं, कोलिप का हार्मोन भी कहा जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसे हम कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन के क्या क्या कार्य है, तो सबसे पहला कार्य ध्यान दीजिए, ये आपको ध्यान रखना है, यह हार्मोन आंत्र एवं नेफ्रॉन्स या वृक्क नलिकाओं, यह हार्मोन आंत्र एवं वृक्क नलिकाओं या जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, आंत्र एवं वृक्क नलिकाओं या वृक्क नलिकाओं को ही हम क्या कहेंगे, आंत्र एवं वृक्क नलिकाओं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नेफ्रॉन से कैल्शियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। नेफ्रॉन से कैल्शियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। ध्यान दीजिए यह कैल्शियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, यानी रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को इंक्रीज करता है, पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हमने पहले भी पढ़ा था जब मैंने आपको कैल्सिटोनिन हार्मोन पढ़ाया था, उसमें बताया था कैल्सिटोनिन हार्मोन पैराथार्मोन हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा, कैल्शियम की मात्रा को घटाएगा, यानी आपको ध्यान रखना उत्सर्जन को बढ़ाएगा, जबकि यह हार्मोन आंत्र एवं वृक्क नलिकाओं से कैल्शियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। दूसरा ध्यान दीजिए, यह हार्मोन नेफ्रॉन में से यानी वृक्क नलिकाओं में से, यह हार्मोन नेफ्रॉन में से फॉस्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है। ध्यान दीजिए फॉस्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है। तो यह हार्मोन होगा, यह फॉस्फेट के उत्सर्जन को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इस प्रकार से फॉस्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाएगा और आपको ध्यान रखना है कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो ये हार्मोन क्या कार्य करेगा, शरीर में कैल्शियम एवं फॉस्फेट की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है। तो यह हार्मोन शरीर में
कैल्शियम एवं यह हार्मोन शरीर में कैल्शियम एवं फॉस्फेट की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है, फॉस्फेट का नियमन करता है, यह हमें ध्यान रखना है, नियंत्रित करता है, इनका रेगुलेशन करता है। तो इस प्रकार से यह हार्मोन कैल्शियम एवं फॉस्फेट की मात्रा को शरीर में नियमित करने का कार्य करता है। अब ध्यान है आपको कि कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, यह आपको ध्यान रखना है, और जो तंत्रिका आवेग होते हैं उन तंत्रिका आवेग पेशी संकुचन की क्रियाविधि आगे मैं पढ़ाऊंगा जब अपन समझेंगे डिटेल से इसको। पेशी संकुचन की क्रियाविधि, तंत्रिका आवेग तथा जो रक्त के थक्के के निर्माण की क्रियाविधि है वो तीनों कैल्शियम एवं फॉस्फेट से प्रभावित होती है। तो ये इन तीनों को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आप क्या ध्यान दीजिए, पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग एवं रक्त के थक्का के निर्माण, रक्त के थक्के के निर्माण में यह हार्मोन सहायक होता है, निर्माण में यह हार्मोन सहायक होता है, सहायता करता है, यह हार्मोन सहायक होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। क्या ध्यान रखना है, ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग एवं रक्त के थक्के के निर्माण की क्रियाविधि में यह हार्मोन सहायक होता है। तो ये इसका फोर्थ कार्य ध्यान रखना है। इस हार्मोन का फिफ्थ कार्य, यह विटामिन डी के संश्लेषण करके अस्थि निर्माण में सहायक होता है, यह विटामिन डी के संश्लेषण में सहायक होता है, विटामिन डी का निर्माण कर अस्थि निर्माण में सहायक होता है, का संश्लेषण कर अस्थि निर्माण में सहायता करता है। तो ये अस्थि के फॉर्मेशन में, अस्थि निर्माण में भी क्या करता है, सहायता करता है। तो ये अस्थि निर्माण में सहायक होता है, कौन सा हार्मोन, पैराथार्मोन सहायक होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, अस्थि निर्माण में भी क्या करता है, सहायता करता है। तो ये सारे कार्य किस हार्मोन के आपको ध्यान रखना है, पैराथार्मोन हार्मोन के कार्य ध्यान रखने। अब इसके अल्प स्त्राव एवं अति स्त्राव संबंधी रोग यानी अनियमितता संबंधी रोग कौन कौन से होते हैं, अनियमितता संबंधी रोग। तो अनियमितता संबंधी रोग में आपको ध्यान रखना है, इस ग्रंथि के अधिक या अल्प स्त्रावण से कौन कौन से रोग होते हैं। तो उसमें आप ध्यान दीजिए, अल्प स्त्रावण से कौन सा रोग होता है, तो अल्प स्त्रावण से एक रोग होता है, उस रोग को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, हाइपोकैल्सीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होगा, अल्प स्त्रावण से हाइपोकैल्सीमिया रोग होता है। तो ध्यान दीजिए, इसके अल्प स्त्रावण से कौन सा रोग होता है, हाइपोकैल्सीमिया रोग होता है। यानी आपको ध्यान रखना है, पैराथार्मोन हार्मोन के अल्प स्त्रावण से कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ जाएगा, कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से कैल्शियम का पुनः अवशोषण कम होगा, और कैल्शियम का पुनः अवशोषण कम होने के कारण से जो पेशियों की संकुचन की क्रियाविधि है वह अनियमित हो जाती है, तथा जो पेशी संकुचनी क्रियाविधि उसमें ऐंठन पड़ने लगते हैं, दौरे पड़ने लगते हैं। इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। तो हाइपोकैल्सीमिया का मतलब क्या हुआ, कैल्शियम की मात्रा का रुधिर में कम हो जाना। कैल्शियम की मात्रा का क्या होना, रुधिर में कम होना। कैल्शियम की मात्रा का रुधिर में कम होने के कारण से पेशी संकुचन की क्रियाविधि और तंत्रिका आवेग की क्रियाविधि है वह अनियमित हो जाती है, और इसके कारण से जो ऐंठन आते हैं, दौरे पड़ते हैं, तो इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, और इस रोग को हम क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। फिर उसके बाद में दूसरा आपको ध्यान रखना है, अति स्त्रावण से कौन सा रोग होता है। अगर आपको ध्यान रखना है, पैराथार्मोन हार्मोन का अधिक स्त्रावण होगा, पैराथार्मोन का अधिक स्त्रावण होने पर आपको ध्यान रखना है, अस्थियां होती हैं वह भंगुर हो जाती हैं, और आपको ध्यान रखना है यानी कैल्शियम की मात्रा रुधिर में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अस्थि विघटन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए, अस्थि विघटन इससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैल्शियम की मात्रा रुधिर में बढ़ जाएगी। अस्थि विघटन बढ़ने एवं कैल्शियम की मात्रा रुधिर में बढ़ने से जो अस्थियां होती हैं वो अस्थियां भंगुर हो जाती हैं। अस्थियां कैसी हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं। अस्थियां भंगुर और कैसी हो जाएगी,
खोखली हो जाती है। ध्यान दीजिए, अस्थियां भंगुर और कैसी हो जाती है, खोखली हो जाती है। इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान को ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, ऑस्टियोपोरोसिस रोग किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पैराथार्मोन हार्मोन की अधिक स्त्राव से रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, अस्थि विघटन की क्रियाविधि बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप अस्थियां भंगुर खोखली हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहा जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है वह अति स्त्राव से संबंधित रोग होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कौन सी ग्रंथि के बारे में, पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। ध्यान दीजिए, स्थिति सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है, तो यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि की प्रत्येक पाली में एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है, अर्थात इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, यह ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन होता है, उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, पैराथार्मोन कहते हैं, या कोलिप का हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन के क्या क्या कार्य है, तो पहला कार्य, यह हार्मोन आंत्र एवं वृक्क नलिकाओं से कैल्शियम के पुनर्वसन को बढ़ाता है। दूसरा कार्य, यह हार्मोन नेफ्रॉन में से फॉस्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है। तीसरा कार्य, यह हार्मोन शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियमित करता है, नियंत्रित करता है। पेशी संकुचन, तंत्रिका एवं रक्त के थक्के के निर्माण की क्रियाविधि को यह हार्मोन सहायक होता है। यह विटामिन डी का निर्माण करके अस्थि निर्माण में भी सहायता करता है। फिर उसके बाद में इसके अल्प स्त्राव से हाइपोकैल्सीमिया रोग हो जाता है, अति स्त्राव से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, पैराथार्मोन और अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में। अब हम अगली ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, और नेक्स्ट ग्रंथि है वह है थाइमस ग्रंथि। अगली एक छोटी और ग्रंथि है जिसे हम क्या कहते हैं, थाइमस ग्रंथि कहा जाता है। 5वीं ग्रंथि हम पढ़ लेते हैं, और वह कौन सी ग्रंथि आपको ध्यान रखनी है, थाइमस ग्रंथि ध्यान रखनी है, थाइमस ग्रंथि। ध्यान दीजिए, थाइमस ग्रंथि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर उपस्थित होती है, स्थिति के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो स्थिति में आपको क्या ध्यान रखना है, ये ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है, हृदय के पास में वक्ष गुहा में स्थित होती हैं। तो ये कहाँ पर उपस्थित होती है, हृदय के पास, कहाँ पर उपस्थित होती है, हृदय के पास वक्ष गुहा में उपस्थित होती हैं। तो ये मनुष्य में हृदय के पास वक्ष गुहा में उपस्थित होती हैं। तो स्थिति में आपको क्या ध्यान रखना है, यह ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है, तो मनुष्य में हृदय के पास में वक्ष गुहा के समीप उपस्थित होती है। इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, थाइमस ग्रंथि कहा जाता है। तो थाइमस ग्रंथि की उपस्थिति आपको ध्यान रखनी है, और उपस्थिति कहाँ पर ध्यान रखनी है, तो हृदय के पास में उपस्थित होती है। फिर उसके बाद में आप ध्यान दीजिए, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, उत्पत्ति होती है वह एंडोड्रम से होती है। तो इस ग्रंथि की उत्पत्ति होगी वह भ्रूणीय एंडोड्रम से होती है, यानी अंतःजनन स्तर होता है, एंडोड्रम होता है, उससे इसकी उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए थाइमस ग्रंथि के बारे में, ये थाइमस ग्रंथि होती है वह प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होती हैं, और यह ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि का आकार यौनारंभ तक बढ़ता है, इस ग्रंथि का आकार यौनारंभ तक, इस ग्रंथि का आकार बढ़ता है, इस ग्रंथि का आकार बढ़ता है, यौनारंभ तक इस ग्रंथि का आकार क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यौनारंभ तक इस ग्रंथि का आकार बढ़ता है, फिर घटने लगता है, बढ़ता है, फिर क्या होता है, फिर घटने लगता है, फिर घटने लगता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका आकार कम होता जाता है, घटने लगता है, तथा वृद्धावस्था में ये तंतु समान रह जाती हैं, तथा वृद्धावस्था में यह तंतु के समान रह जाती हैं, वृद्धावस्था में यह तंतु के समान रह जाती हैं, तंतु के समान रह जाती हैं। वृद्धावस्था में यह किसके समान रह जाती है, तंतु के समान रह जाती हैं, छोटी सी रह जाती है। इस कारण से वृद्धावस्था में जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसका कारण यही है, इस ग्रंथि का आकार होता है वह यौनारंभ तक तो बढ़ता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, घटता है, और वृद्धावस्था में तंतु के समान रह जाती हैं। यह ग्रंथि प्रतिरक्षा में कार्य करती हैं, यह ग्रंथि
प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग है, प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग है, प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग है, यानी प्रतिरक्षा में कार्य करती है। एवं आपको ध्यान रखना है, यह जो हमने पढ़ी थी लिम्फोसाइट, उसमें दो प्रकार की लिम्फोसाइट पढ़ी थी, एक टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र है एवं टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र है वो कौन सी ग्रंथि है? तो आप ध्यान दीजिए, जो टी लिम्फोसाइट है, इस टी लिम्फोसाइट के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी कार्य करती है, वह थाइमस ग्रंथि करती हैं। तो यह ग्रंथि प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग है, टी लिम्फोसाइट के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी यह ग्रंथि कार्य करती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? इस ग्रंथि के द्वारा। अब इस थाइमस ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? तो इसके द्वारा स्रावित हार्मोन है उसे हम क्या कहते हैं? थाइमोसिन हार्मोन कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन, थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थाइमोसिन कहलाता है। स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? थाइमोसिन हार्मोन कहलाता है। तो इसके द्वारा स्रावित हार्मोन है वह हार्मोन क्या कहलाएगा? थाइमोसिन हार्मोन कहलाता है। तो इसके द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाएगा? थाइमोसिन हार्मोन कहलाता है। और ये थाइमोसिन हार्मोन होता है, यही हार्मोन आपको क्या ध्यान रखना है कि थाइमोसिन हार्मोन होगा, यह हार्मोन प्रतिरक्षा में कार्य करता है। तो यह हार्मोन किस में काम करता है? प्रतिरक्षा में कार्य करने वाला हार्मोन है। तो प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा में कार्य करने वाला हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? थाइमोसिन हार्मोन, जो कि आपको ध्यान रखना है थाइमोसिन ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। उसके बाद में आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है ये टी लिम्फोसाइट को या लसीकाणु को एंटीजन के विरुद्ध कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। टी लिम्फोसाइट को एंटीजन के विरुद्ध, एंटीजन या कोई भी बाह्य जीवाणु है उस जीवाणु के विरुद्ध कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। एंटीजन के विरुद्ध कार्य करने हेतु प्रेरित करता है, के विरुद्ध कार्य हेतु प्रेरित करता है, के विरुद्ध कार्य हेतु ये क्या करता है? तो आपको ध्यान रखना है प्रेरित करता है। तो यह हमें ध्यान रखना है किस हार्मोन का कार्य है? जो थाइमोसिन हार्मोन होता है इसका कार्य टी लिम्फोसाइट को एंटीजन या जीवाणु के विरुद्ध कार्य करने हेतु प्रेरित करने का कार्य करता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। और यह लैंगिक परिपक्वता में भी सहायक होता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए, यह लैंगिक परिपक्वता में सहायक होता है। तो लैंगिक परिपक्वता में भी सहायता करता है, वह कौन सा हार्मोन करता है? थाइमोसिन हार्मोन करता है। तो लैंगिक परिपक्वता में सहायता करने का कार्य भी इसका एक कार्य है। इस ग्रंथि के आकार छोटा होने के कारण से वृद्धावस्था में प्रतिरक्षा तंत्र हमारा क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तो ये एक और ग्रंथि थी जिसे हम क्या कहते हैं? थाइमस ग्रंथि। तो ये थाइमस ग्रंथि भी हमारी कंप्लीट होती है। इस प्रकार से 5 ग्रंथियाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं।